आपको बोला आई एम अ डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी एज वेल एज आई एम अ चीफ एडिटर ऑफ वन नेशनल जनरल शोधायतन. It is basically for non-technical streams, arts, commerce, management and social science and education. इन सब का जिसमें सबसे पहले हम कोशिश यही करते हैं, इट्स अ इन हाउस जनरल, इट्स अ यूनिवर्सिटी जनरल. तो इट्स आप सबको स्टार्टिंग में ये बताया गया होगा कि आप जब भी पेपर लिखेंगे तो एक आपको इन हाउस पब्लिश करना ज़रूरी है. तो यहीं से मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ कि जब बात आती है पेपर लिखने की तो हम ये सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है. तो इसी पर हम आगे जाएंगे कि कैसे वो मेथड्स का पार्ट बन सकती है. इफ whenever you meet your guide, तो सबसे पहले गाइड ये बोलते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस में आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं. दिस इज द कॉमन क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. सारे गाइड्स ने पूछा होगा आप लोगों से या डीन्स द्वारा पूछा गया होगा ये क्वेश्चन. तो कहीं ना कहीं उसमें एक बात आती है कि क्या हमारा पहले से कोई फील्ड डिफाइन था, क्या हमने उसमें कुछ सोचा था. तो यहाँ मैं उसी बात को रखते हुए कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि ये प्रोग्राम मुझे शुरू करना चाहिए या ये नहीं, या इस एरिया में मुझे कहाँ रिसर्च करनी चाहिए, तो वहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है लिटरेचर रिव्यू का. व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, ये है क्या, क्यों जरूरी है, कहाँ करें अपन और कैसे करें. देयर आर 4 क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं कि मैं क्या करूं, क्यों करूं, कहाँ करूं और कैसे करूं. Actually, एक literature review is just like a summary description analysis of the existing research papers you have explored while research topic या particular area जो भी आप चाहते हैं. जब आप उसमें सर्च करते हैं तो आपको कुछ पुराने पेपर्स रिजल्ट के तौर पर मिलते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि उस एरिया में कहीं ना कहीं स्टडी हो चुकी होती है जो आप एज अ रेफरेंस लेकर अपनी स्टडी को उसमें आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं. लिटरेचर रिव्यू इज द वन अनदर थिंग कि वो किसी भी रिसर्च पेपर या आर्टिकल का एक रिव्यू इवैल्यूएशन है कि आप किस तरह से उस आर्टिकल को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि यहाँ बात आती है हर एक का अपना अपना नजरिया है उस चीज को देखने का. तो आप उस रिव्यू को किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपना टाइटल उसी गैप में से मिलता है. पब्लिश्ड फाइंडिंग रिसर्च पेपर्स जो आप गूगल के थ्रू, IEEE के थ्रू या अदर्स के थ्रू जब आप सर्च करते हैं तो आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर. और उसकी उस लिटरेचर को जब आप पढ़ते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको आप रिव्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिव्यू. तो ये दोनों वर्ड मिलके बन जाते हैं फिर लिटरेचर रिव्यू. टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च, अब क्यों जरूरी है मैं अब इस पर बात कर रही हूँ. पर्पस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, सबसे पहली चीज मुझे अपने एरिया में, अपनी जिस एरिया में मैं स्टडी करना चाहती हूँ या जिस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई ढूंढना चाह रही हूँ उसके बारे में मुझे आसानी हो जाती है कि अगर मैं उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहती हूँ तो पुराना जो काम हो चुका है हम उस पर फोकस कर पाए. दूसरा, मेथोडोलॉजी किस तरह की लिखी गई है, क्या ऑब्जेक्टिव उसमें फ्रेम किए गए हैं, उस पर किस तरह का मेथड अप्लाई किया गया है, ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम बना पाते हैं और उससे कनेक्ट कर पाते हैं. तीसरा नंबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस स्टडी एंड द सेम वन जो हम इन फ्यूचर में करना चाहते हैं. अपनी स्टडी का अब मैं क्या उसमें और कर सकती हूँ, इसका रिलेशनशिप पास्ट से आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है. तो ये स्टडी को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. ओन लेवल पर आपका अपना टॉपिक क्या होगा, आपके रिसर्च पेपर का या आपकी थीसिस का क्या हो सकता है, उसे डेवलप करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, शो हाउ योर रिसर्च वर्क फिट्स इन फ्रॉम अर्लियर पब्लिकेशन, पुराने पब्लिकेशन से अब इन फ्यूचर वो रिसर्च आपकी किस तरह से फिट होगी, इसमें बहुत हेल्प करता है. नाउ अब बात आती है कि मैं कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं. देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी एंड अदर वन इज सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स, इट इज यूजुअली अ कंसेप्ट और रिपोर्ट
विच इज रिसर्च बाय द ओरिजिनल रिसर्चर्स। जो ओरिजिनल रिसर्चर हैं, यानी जिन्होंने उस थ्योरी को डेवलप किया है या उस कंसेप्ट को डेवलप किया है, वो हमारा मेन प्राइमरी सोर्स होता है। पब्लिश डेटा, जैसे आरबीआई का अपना रिपोर्ट जो वो पब्लिश करती है, अगर मान लीजिए आप फाइनेंस में कर रहे हैं तो ज्यादातर हम लेते हैं, कई लोग उसको सेकेंडरी बोलते हैं, बट वो पब्लिश्ड रिपोर्ट है, फर्स्ट सोर्स है आपका, इसीलिए वो प्राइमरी के अंदर आती हैं। कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कोई भी इंटरव्यू, वो आपका पब्लिक सोर्स में आएगा। वो उस चीज में आएगा, कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, कोई भी लेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो वेबसाइट पर उस कंपनी के थ्रू या कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसमें अगर कोई डेटा पब्लिश करके डाला गया है जो उनके द्वारा कलेक्ट किया गया था, वो प्राइमरी सोर्स है आपका। लोग उसे बोलते हैं सेकेंडरी में, बट इट्स अ प्राइमरी सोर्स, क्योंकि वो पब्लिश वहां के द्वारा किया और उसको आप एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर, सेकेंडरी सोर्स। दिस सोर्स प्रोवाइड नॉन ओरिजिनल, मतलब सेकेंड हैंड डेटा इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी उस पर किसी ने काम किया, आपने उस बंदे के रिसर्च पेपर को कंसीडर किया, उसके सोर्सेस को आपने यूज किया, वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। जस्ट लाइक किसी रिसर्च पेपर की समरी मिली मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, जो ऑथर्स के थ्रू लिखा गया है, वो सेकेंडरी सोर्स में आएगा। जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी है प्राइमरी सोर्स से लेते हुए, वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट वन, टेरिटरी सोर्स। टेरिटरी लिटरेचर प्रोजेक्ट, इट्स अ ब्रिज between the primary and secondary source. Territory literature presents the summary consent version of material used या reference to primary और secondary। मतलब ऑलरेडी वो मटेरियल कहीं ना कहीं समराइज होकर किसी रेफरेंस के थ्रू प्राइमरी या सेकेंडरी में रखा हुआ है। जस्ट लाइक मैंने किसी का रिसर्च पेपर रिव्यू किया तो लास्ट में हर एक में बिब्लियोग्राफी दे रखा होता है, जिसमें रेफरेंसेस दे रखे होते हैं, वेबसाइट्स की डिटेल दे रखी होती है। वो सारी चीजें जब हम अपने एग्जाम्पल्स में कोट करते हैं या हम उसको यूज करते हैं, वो टेरिटरी सोर्स है कि वो ब्रिज है एक तरह से। जैसे गूगल है तो गूगल पे आपको दोनों तरह का मटेरियल मिलेगा, याहू है, दोनों तरह का मटेरियल आपको मिलेगा। कुछ टेक्स्ट बुक्स भी आपको उस पे मिल रही हैं, कुछ पुराने फैक्ट्स जो कंसेप्ट्स हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, उनका पब्लिश डेटा भी आप लोगों को मिल रहा है। तो टेरिटरी सोर्सेज में मेनली आपकी फैक्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और वो चीजें, वो वेबसाइट्स जो प्राइमरली उन्हीं चीजों पर फोकस करती है, उन्हीं पर काम कर रही है, वो टेरिटरी सोर्स कहलाते हैं। देयर आर द थर्ड टाइप जहां से आप कहीं ना कहीं से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये उसी का एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मैंने एक चार्ट बताया है। प्राइमरी लिटरेचर ओरिजिनल रिसर्च है, जिसके बारे में भी हमने बात की थी। इमीडिएट रिजल्ट्स और रिसर्च एक्टिविटीज आप उसमें से तुरंत एक्सप्लोर कर सकते हो। ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन, कई लोग जो अपने ओरिजिनल आर्टिकल्स लिखते हैं, डेजर्टेशंस जिन्होंने लिख दिया है, इन्फ्लुमनेट पे जाकर बच्चे कई बार पुरानी डिजर्टेशंस लेते हैं, या मान लीजिए पुराने जो स्कॉलर्स के थ्रू वो लिया जाता है पुराना मटेरियल, तो वो सारा प्राइमरी है क्योंकि वो उस बंदे के द्वारा लिखा जा चुका है। सेकेंडरी लिटरेचर जो ऑलरेडी आपने आर्टिकल में किसी और का रेफरेंस देके किया था, वो सेकेंडरी। और टेरिटरी मैंने भी आपको बोला कि जो दोनों का ब्रिज है। नाउ कैसे करें, हाउ कैन वी डू? तो यहाँ मेजर कुछ स्टेप्स हैं जो लिटरेचर रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड योर एरिया ऑफ रिसर्च या एरिया ऑफ स्टडी। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है। आफ्टर 2009 गाइडलाइन यूजीसी ने जो पब्लिश की, उसके बाद में कोर्स एक तरह से पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू की प्रोसेस रखी गई। उसका मेन रीजन यही था कि शुरू से आपको क्लैरिटी हो पाए कि आप किस एरिया में, किस डिसिप्लिन में जाकर स्टडी करना चाहते हैं। अगर हमको ये नहीं पता होगा कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, तो मैं कभी भी रिव्यू नहीं कर सकती या लिटरेचर सर्च नहीं कर सकती। नाउ द सेकेंड वन, सर्च फॉर द लिटरेचर। अब अगर मेरा एरिया ऑफ स्टडी मान लीजिए कि अकाउंटिंग है और मुझे उसमें आगे जाना है, तो उसमें मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा
कि जो पुराने अकाउंट्स चल रहे हैं या पुरानी फाइनेंस की जो टेक्निक्स चल रही हैं वो या पुराने लोगों ने जो उस पर काम किया हुआ है वो किस तरह का है। उसके लिए जरूरी है सर्च फॉर द लिटरेचर। जब आप लिटरेचर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा पब्लिश्ड फाइंडिंग्स मिलेगा, जिसके थ्रू आप कहीं जो पब्लिश्ड फाइंडिंग्स हैं जिसके थ्रू आप सर्च करके अपनी स्टडी को और आगे डेप्थ में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप में फाइंड रिलेवेंट एक्सर्ट इन योर आर्टिकल। जो भी आर्टिकल या रिसर्च पेपर आपने लिया है उसमें से ये निकालना कि मेरे मतलब का पॉइंट कौन सा है, क्योंकि कई बार रिसर्च पेपर 20 पेजेस के 25 पेजेस के होते हैं जिनको पढ़ना और जिसमें से अपना मटेरियल निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो सबसे बेटर है कि जो भी आपने रिसर्च पेपर्स डाउनलोड किए हैं वो बेसिकली जो आपकी स्टडी पर मेन फोकस डाल रहे हैं उन लाइंस को आप अंडरलाइन कर लें। सबसे अच्छा तरीका होता है उन लाइंस को लेकर आप अंडरलाइन कर लें कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। या यू कैन डू वन थिंग कि आप उसको पेन डाउन कर सकते हैं एक रजिस्टर या कॉपी में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उन मेन लाइंस को आप लिख लीजिए। जब इन फ्यूचर आप समरी बनाएंगे तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ, कोड द लिटरेचर। कोड वही मैंने बोला कि पेन डाउन करते जाएं आप उसको क्रिएट करके, मेन ये पॉइंट्स हैं और आप उसको लिख लें। क्रिएट योर ऑन कंसेप्चुअल स्कीम। हाँ, अब ये 4 स्टेप्स निकलने के बाद जब आपके पास मटेरियल आ जाएगा तो उसको समराइज करके एक कंसेप्चुअल वे में आप इकट्ठा कर लेंगे एक जगह। मान लीजिए आपको एक पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में मिला, उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन में मिली, उसको कोड करते जाइए और साथ में ये ध्यान रखें कि उसकी फाइंडिंग्स क्या निकली है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर काम शुरू होता है हमारा लिटरेचर रिव्यू लिखने का। अब बात आती है कैसे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आज पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, नाउ अ डेज दोनों तरह की फैसिलिटी है हमारे पास, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन में आप यूज कर सकते हैं ई बुक्स, याहू, गूगल, ये सारी साइट्स हैं जिसके थ्रू यस्टरडे सर ने काफी सारी चीजें आपको बताई थी कि किस तरह से आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो ऑनलाइन सोर्सेज थे। इसी तरह से ऑफलाइन, पहले की स्टडीज ऑफलाइन काफी हुआ करती थी। तो पहले की स्टडी में लाइब्रेरी में जाकर एक्सपर्ट से बात करके, सुपरवाइजर से कांटेक्ट करके, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि डिस्कशन के थ्रू नहीं निकलता। मेरा मानना है कि अगर आपका जो भी एरिया सिलेक्ट आपने किया है, जितना ज्यादा आप उस पर डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा और अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है ना। तो ट्राई टू कनेक्ट विद दी, क्योंकि आजकल जो रिसर्च की बात हो रही है वो क्वालिटेटिव की बात हो रही है। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद योर एक्सपर्ट्स, विद योर ग्रुप्स, विद योर फ्रेंड्स, जिससे इजीली आप उसमें से मेन पॉइंट्स अपने निकाल पाए। ये चीजें भी आज के टाइम में कंसीडर की जाती हैं स्टडी में। सर्च इंजन जो भी हमने पहले बात की थी, कुछ कीवर्ड्स के थ्रू गूगल पे, क्योंकि आप एज इट इज अभी टाइटल हमारा फिक्स नहीं है, तो कुछ कीवर्ड्स लेकर आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आजकल एक कंटेंट एनालिसिस जो लेटेस्ट रिसर्च में बात चल रही है, तो यह कीवर्ड्स वो भी हो सकते हैं और उनके ऊपर भी आजकल जो कंटेंट्स हैं उनके ऊपर भी एनालिसिस किया जाता है, कोई स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड होते हैं। मेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया को हम यूज कर सकते हैं साइटेशंस के थ्रू, क्योंकि जितने ये माना जाता है कि जितना ज्यादा साइटेड होता है मटेरियल उसकी वैलिडिटी का प्रूफ उतना स्ट्रांग होता है। ग्राफिक्स के थ्रू, टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स या कीवर्ड्स यूज करके आप अपनी रिसर्च को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द रिव्यू। जब भी आप रिव्यू लिखेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात, द बेसिस ऑफ गुड राइटिंग इज टू अवॉइड लॉन्ग एंड टिपिकल जार्गन्स जो हम सबसे ज्यादा अपने रिव्यू में यूज करते हैं। सेंटेंस छोटा रखें, क्लियर रखें, कंसेप्ट उसमें बिल्कुल क्लियर हो, छोटा हो। जार्गन्स का यूज लिटरेचर रिव्यू में बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर जो है उसको थोड़ा सा एक्यूरेट करने की कोशिश करें। प्रॉपर यूज करें फॉर्म्स का, जो अगर पास्ट टेंस, क्योंकि ज्यादातर रिव्यू पास्ट टेंस में लिखा जाता है, तो प्रॉपर यूज करें जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी टेंस में आप लिख रहे हैं।
फ्रेमिंग द रिव्यू, प्रेजेंटिंग द लिटरेचर, उसको 3-4 बार फ्रेम करके देख लीजिए। जब लगता है कि उससे मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, तब उस टॉपिक को आगे ले जाएं। डोंट अटेम्प्ट टू कवर एवरीथिंग रिटन इन योर टॉपिक। सारी चीजें, मैंने पहले भी बोला कि आप समराइज कर रहे हैं, तो ये कोशिश मत करिए कि मैं जो एरिया में जा रहा हूँ उसमें सारी चीजें मुझे उस एक पेपर में मिल जाएंगी। प्लीज ये भूल जाइए, ये जरूरी नहीं है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस में कर रहे हैं तो माइक्रो फाइनेंस में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वे में किया होगा, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होगी, सोचने का नजरिया अलग अलग होगा, तो अलग अलग वे में किया गया होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी रिसर्च का आप देख रहे हैं तो एज इट इज जरूरी नहीं है कि आपका कवर कर रहा हो, उसमें से आपके मतलब का पॉइंट क्या है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। यू विल यूज द स्टडीज इन योर लिटरेचर रिव्यू एज एविडेंस। हाँ, जो भी आप पेपर सर्च कर रहे हैं वो आगे मैं उस बात पर आती भी, उनके रेफरेंसेस जरूर एक जगह सेव करके रखें। या अगर आप किसी वेबसाइट से कोई आर्टिकल ले रहे हैं, अगर आपका जो रिसर्च पेपर है उसमें जो रेफरेंसेस दे रखे हैं आप उनका यूज कर रहे हैं, तो उनको एक जगह आपको सेव करके रखना है, जिससे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ जाए तो हम उन्हें खोल के देख भी पाए, और जब भी आप रिसर्च पेपर में अपने काम को कन्वर्ट करें तो उसमें भी इजीली वो चीज दिख पाए। लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज करने का 3 वे है। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो पर्पस क्यों आपने लिखा इसको बताता है। बॉडी, जिसके अंदर आपने क्या लिटरेचर में से एनालाइज किया, और लास्ट समराइज करना अपनी बात को, अपनी फाइंडिंग्स को, उनको समराइज करने की इन अ लास्ट कंक्लूजन के में। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या आएगा, प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर पर्पस। जो भी आपका आर्टिकल है उसके बारे में उन्होंने मेनली क्या बात कही है वो उसके पहले पैरा में आना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब आप शुरू करें तो सबसे पहले जो ऑथर है उसको, और उसने जिस सन में उस पेपर को पब्लिश किया है, और मेन उसका जो पब्लिकेशन का कारण था उस चीज को आप उसमें हाईलाइट कर दें। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिव्यू, उसमें कहीं ना कहीं उस रिसर्च पेपर में कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्योंकि हर पेपर का एक ऑब्जेक्टिव रहता है विच इज कनेक्टेड विद द टाइटल, आप उसको लिखें। की सर्च टर्म, मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप उसमें हाईलाइट कर लें, ठीक है ना, इससे आपको लिखने में आसानी होगी। कोशिश करें कि उन्होंने मेनली क्योंकि हर रिसर्च पेपर में कीवर्ड्स भी होते हैं, उन टर्म्स का यूज आपको जो आपका इंट्रोडक्टरी पैरा है उसमें ज्यादा से ज्यादा करना है। सम कमेंट्स ऑन व्हाट वाज यू फोकस ऑन लिटरेचर शुड बी ऑफर्ड, जो भी वो बात कह रहा है वो कमेंट उस पर होना चाहिए। यानी जब हम उस रिव्यू को पढ़े ना तो ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं कि इस तरह से फील हो कि जो इनसाइट है वो मुझे शुरुआत में मिल जाए। जैसे हम किसी बुक को पढ़ते हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करने के लिए हमारा ये होता है कि उसका इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इंट्रोडक्टरी पैरा अगर अच्छा होगा तो आगे पढ़ने में मजा आएगा, आपको खुद को भी आएगा और जो रीडर्स हैं उनको भी क्लैरिटी मिलेगी और वो भी उससे कनेक्ट हो पाएंगे। तो दिस गिव द रीडर सम इनसाइट्स इनटू द ब्रीथ एंड डेप्थ ऑफ द लिटरेचर सोर्स, तो बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी बैठ पाती है। बॉडी कॉपी में हम मेनली ये, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव की बात जैसे कही ऊपर, तो उस बंदे ने उस ऑब्जेक्टिव पर क्या एनालिसिस किया है, उस पर क्या डिस्कशन निकला है, और उसको एक पैरा में कोशिश करें एक जगह समराइज करने की। अब यहाँ एक चीज पर ध्यान रखिएगा, या तो रिसर्चर वर्ड या उस व्यक्ति का नाम आपको रिपीट करना 1-2 बार फॉर द साइटेशन, ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। अगर रिव्यू के अंदर आप उस रिसर्चर को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं नेम से या रिसर्चर के थ्रू, तो ये उसके साइटेशंस के इंडेक्स को बढ़ाता भी है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है कि जब आप लिखें तो उसने क्या एनालाइज किया, उसका क्या फाइंडिंग्स निकल रहा है, ये पॉइंट आपको उसकी बॉडी कॉपी में निकलना है, विच इज कनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव, जो एडजेक्टिव से कहीं ना, उसके ऑब्जेक्टिव से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा होगा। कंक्लूजन, ओवरऑल इम्प्लीकेशन, कि उन्होंने जो स्टडी करने के बाद उसका ये रिजल्ट आया जो आपने अपनी लैंग्वेज में उसको समराइज करना, मतलब उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को बताया। लास्ट में ये कोशिश करनी है कि उस स्टडी में क्या नहीं था, हमें उसे भी पकड़ना है।
तो कुछ सजेशंस की इसमें आगे इस तरह से हम जा सकते हैं, उसके अच्छे पॉइंट को भी उसमें हाईलाइट करना है और उसमें जो गैप है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करनी है, जिससे आसानी से आपका एक पैरा में पहले में इंट्रोडक्शन, जिसमें उस व्यक्ति का पर्पस क्या था, और सेकंड नंबर पे उसने क्या एनालाइज किया, नाउ द कंक्लूजन पार्ट में ओवरऑल कैसी स्टडी थी और उसकी क्या गैप्स रह गए जो इन फ्यूचर एड्रेस किए जा सकते हैं या उसमें कुछ और सजेशंस ऐड किए जा सकते हैं। ये पार्ट आपका कंक्लूजन का है। दिस इज द टेबुलेशन फॉर्म। ये हो सकता है कि इससे पहले संगीता मैम ने आप लोगों के साथ में शेयर की हो। दिस इज द टेबुलेशन फॉर्म जिसके थ्रू हम अपनी सारी बात को क्लियर कर सकते हैं। टेबुलेशन फॉर्म में सबसे नंबर 1 पर ऑथर का नाम, उसका ईयर, जस्ट सबसे पहले ऑथर का नेम, सेकंड नंबर पे ईयर, थर्ड नंबर पे रिसर्च पेपर का टाइटल जो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे एम क्या था, एम मतलब यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ हाईलाइट करने हैं। मेथड उन्होंने क्या यूज किया था, मतलब डेटा एनालिसिस का क्या मेथड था, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या कोई क्वेश्चनियर उन्होंने डेवलप किया था, उसका डिटेल डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए प्राइमरी डेटा है तो सैंपल साइज क्या था, सेकेंडरी डेटा है तो कितने टेन्योर के लिए उन्होंने सैंपल साइज लिया है वो। नेक्स्ट इसमें कंक्लूजन, कंक्लूजन से पहले आप फाइंडिंग और एनालिसिस भी इसमें डाल सकते हैं। फाइंडिंग्स मतलब क्या उन्होंने फाइंड किया और उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, वो चीज आप इसमें डाल सकते हैं। और लास्ट में अगर कोई गैप, जो मैंने भी बोला कंक्लूजन में आप डालेंगे, कोई गैप अगर आपको उस स्टडी के अंदर मिला है तो उस गैप के बारे में आपको वहां मेंशन करना है। चाहे तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इन सब कॉलम्स को मर्ज कर दें तो हम इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल होता है, जो रिव्यू का प्रोसेस है वो दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल है। आप दोनों में से कोई भी मेथड इसके अंदर यूज कर सकते हैं। हाँ, अब मैं लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक रिसर्च पेपर के लिए या अपनी थीसिस को पूरा करने के लिए, वो मेन पार्ट है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का स्टैंडर्ड तरीका है, ज़्यादातर रेफरेंसिंग जो है वो एपीआई स्टाइल में की जाती है। और क्योंकि आप किसी और का रिसर्च पेपर को आप रीड कर रहे हैं, उसको आप समराइज कर रहे हैं, तो इट इज़ द मैंडेटरी कि आप उसकी रेफरेंसिंग प्रॉपर वे में करें। कई लोग बोलते हैं रेफरेंस और साइटेशन क्या एक ही चीज है, नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है। रेफरेंसेस, दिस इज अ लिस्ट ऑफ द सोर्स यू हैव साइटेड, जो भी आपने साइट किया है उसका ये केवल एक सोर्स है। ये लास्ट में आपके पेपर के लास्ट में बिल्कुल आता है, एवरी सोर्स नीड अ रेफरेंस, तो वो रेफरेंस आपको प्रॉपर वे में करना है। इसकी क्लास आपकी नेक्स्ट उसमें जरूर होगी, जब भी एंडिंग होगा तो उसमें रेफरेंसिंग की बात की जाएगी। बट यहाँ बस मैं बेसिकली डिफरेंस बताना चाहती हूँ। जो मैंने बात अभी आपको बोला था कि रिव्यू के अंदर साइटेशन वाली बात, आप बार बार ऑथर का नेम या फिर एज अ रिसर्चर उसको आप 2-3 बार अगर अपने रिव्यू के उस पैरा के अंदर दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो साइटेशन का काम करता है, वो उसके साइटेशन को बढ़ाता है जब आप उसकी स्टडी को अपने उसमें ले रहे हैं और उसके रेफरेंस को यूज कर रहे हैं। तो साइटेशन में मेनली नेम ऑफ द ऑथर, इसीलिए लास्ट टेबुलेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले ऑथर का नेम और पब्लिकेशन, किस ईयर में वो पब्लिश हुआ है, वो अगर पेज नंबर आप ढूंढ पाते हैं या पेज नंबर है आपके पास अवेलेबल, तो किस पेज से किस पेज नंबर है ये चीज आप जरूर डालें, तो उसके सामने वाले ऑथर के साइटेशन भी होते हैं। कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा कि जो अभी तक हमारे यहाँ रिसर्चेस हुई हैं आप उसमें जाने की कोशिश करें, जिससे कि जो बच्चे पहले काम कर चुके हैं उसको उन चीजों का प्रेफरेंस मिल पाए और वो उसमें और आगे बढ़ सके।
सके। तो जब भी आप डिपार्टमेंट से में डीन से या एचओडी से अपने गाइड से आप कंसल्ट करें, तो ये भी देखें कि पुरानी किन किन चीज़ों पर रिसर्च हो चुकी है, जिससे उस साइटेशन को आगे बढ़ाने में उन लोगों का मौका मिले और इन फ्यूचर आपको भी चांस मिल पाए। दिस इज द वे कि किस तरह से साइटेशन होता है। जैसे आपने देखा बेकर 2012, ये जो मेन है ये साइटेशन है। जब आप रिव्यू के अंदर ये पॉइंट डालते हैं तो ये साइटेशन कहलाता है, और नीचे ये जो पूरा लिखा हुआ है ये पूरा बता रहा है कि किस तरह से इसको आपको शो करना है। दिस इज दी वे। जो स्टाइल है MLA APA, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं जिसके थ्रू मतलब आप रिसर्च पेपर्स ढूंढ सकते हो, रेफरेंसिंग कर सकते हैं। मेनली अपने यहाँ APA स्टाइल चलती है। इंग्लिश लिटरेचर या फॉरेन लैंग्वेज में अगर कोई पेपर लिखा जाता है तो उसमें MLA स्टाइल चलती है। IEEE में मैक्सिमम आपको कंप्यूटर साइंस के या इंफॉर्मेशन साइंस के जो पेपर्स मिलते हैं तो उसके अंदर स्टाइल अलग होती है, और जो हमारे नॉन टेक्निकल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा APA स्टाइल का यूज किया जाता है। एक चीज जो लास्ट में छूट गई थी, स्ट्रिप आउट समरी पैराग्राफ, जो मैंने आप लोगों को बोला था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जब भी आप लिखें इन तीनों चीजों को कंप्लीट करें तो थोड़ा सा ये देखना है कि उसका इनिशियल पैरा और जो लास्ट आप समरी डाल रहे हैं वो प्रॉपर वे में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। और जितने छोटे सेंटेंस, सबसे पहली चीज ये पास्ट टेंस में लिखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, कनेक्टिविटी में उस बंदे का ऑब्जेक्टिव जरूर आए। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे जब आप बताएं कि उसमें उसने किस तरह से उसको एनालाइज किया है, तो साथ साथ में ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उसकी फाइंडिंग्स जो निकली हैं उससे आपने क्या गैप आइडेंटिफाई किया है, ये कंक्लूजन पैरा में होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। मैं एक रिसर्च पेपर के थ्रू आपको दिस इज दी वन रिसर्च पेपर विच इज पब्लिश इन दी शुद्धायतन। ये यूनिवर्सिटी के जनरल में पब्लिश हुआ था। स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। कश्मीरा पुरोहित, शी इज डूइंग PhD अंडर इन माई गाइडेंस एंड को गाइड डॉक्टर संगीता जौहरी मैम, जिसके अंदर हमने ये वाली स्टडी मेनली फोकस की थी कि आपने अभी तक क्या रिव्यू किया है और उससे क्या पॉइंट्स निकलेंगे स्किल बेस्ड एजुकेशन में। अगर मैं एम्प्लॉयबिलिटी की बात करती हूँ तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए जिस पर हम स्किल बेस्ड एजुकेशन को और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जस्ट ये तो इंट्रोडक्शन, मैं मेन रिव्यू पे आना चाहती हूँ। This is the form of once again in a paragraph. The research conducted to explore the importance of employability skill of engineering graduates through employers. Mainly हमारा इसमें ये था कि इंजीनियरिंग के बच्चे या अदर जो हैं, अगर उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन मिल रही है तो उस पर क्या इंजीनियरिंग के बच्चों को बाहर कहीं कोई जॉब मिली है। मलेशिया का एक पेपर था जो हमने साइटेड किया था 2018 का। तो आप इसमें देख रहे होंगे ना, लास्ट मोहम्मद यूसुफ का नाम हमने दिया है, तो ये साइटेशन है इसमें। और इसी के पैरा को अगर नेक्स्ट नीचे वाले में देखेंगे तो स्टडी कंडक्टेड बाय पोलराजन इन 2011 ऑन एम्प्लॉयबिलिटी। जैसा मैंने आपको बोला था कि इनिशियल लेवल पर बंदे का नाम, उसका ईयर और उसका टाइटल आप मेंशन कर दें, तो उससे क्या होगा, एम्ड मतलब आपका जो मैंने टेबुलेशन फॉर्म आपको दिखाया था, ये उसी को हमने पूरा एक पैरा के अंदर डाला। एम्ड टू अंडरस्टैंड द प्रीक्विसाइट्स फॉर द जॉब विद रिगार्ड टू स्किल सेट्स एंड डिस्कवर द मेथड ऑफ डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट स्किल्स इन द रिटेलिंग इंडस्ट्री। उनका एम ये था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि चेन्नई का जो मतलब इंडिया में जो मेनली बात हो रही है स्किल सेट्स की, क्या वो वाकई में एम्प्लॉयमेंट को या स्किल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहा है इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। तो द स्टडी आउटलाइंस मतलब एनालाइज किया हमने इस चीज को
The underlying skill set required in getting and sustaining employability in the organizing grocery और vegetable retail industry में वो वाकई में required है. ये findings पर हमने last में conclude की कि for entry level अगर जॉब में मतलब अगर बीकॉम मतलब नॉर्मली जो हमारे ग्रेजुएशन कोर्सेज चल रहे हैं उनको वोकेशनल स्किल्स या पर्सनल या एकेडमिक स्किल्स में कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस और मिले उसी पर्टिकुलर एरिया में तो डेफिनेटली ये स्किल एम्प्लॉयबिलिटी लेवल को बढ़ाएगा. तो ये बात केवल अभी 2 रिटेलिंग सेक्टर पे हुई, मतलब एक रिटेलिंग इंडस्ट्री की बात हुई. अब यहाँ पर गैप ऑटोमेटिकली निकल के आता है कि क्या अदर इंडस्ट्री में ये पॉसिबिलिटी है, क्या हम और इस स्किल्स की जानकारी अदर इंडस्ट्री में देख सकते हैं. तो ये गैप इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया. दिस इज दी अनदर वे कि आप किस तरह से अपने रिव्यू को लिख सकते हैं इन अ पैराग्राफ. आई होप सो कि जो मैंने कोशिश की है तो शायद आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो. नाउ आई वांट टू सी अ वन वीडियो ऑल्सो कि जो आप लोगों को मैं दिखाना भी चाह रही हूँ कि आप देखें और उससे आपको क्लैरिटी आए कि और किस तरीके से हम रिव्यू लिख सकते हैं. Sorry. This is a one popular video which is written by the famous professor David. तो आप एक बार इसको और देखेंगे तो विद इन 30 minutes ही इज ट्राइंग टू राइट कि कैसे हम लिटरेचर रिव्यू को लिख सकते हैं. But I also want that if you've already done good research, you've read all of the sources that you get to on this topic, you have extracted information from them, in other words, summarized the sources, written them up, and you're so very thorough, and those source citations are now in a nice alphabetical list. If you've done that in what's called annotated bibliography, and you're ready to start on this literature review, I guarantee you that if you follow the steps I'm about to give you, you can write a rough draft of this literature review in 30 minutes or less. But first, a couple of questions. Question number one, what the heck is a literature review? Second question, why should I care what I'm literature? You know, it seems like we've got these stodgy professors who kind of level in the fact that they like to give academics assignments, but really have no validity in the real world. And the literature review seems to be one of those steps. But you know what? I think it's the truth. Let me show you. Let's say that you just graduated the Human Resources Management. Congratulations. And also congratulations on having landed your first job as an administrative manager at California System. So, anyway, right? Now, one day, your supervisor comes back to you in the seats and have a little assignment. Here's the assignment. Should California System institute a cultural diversity training program? If so, what should that program consist of? Your report, which is doing the whole presentation, is going to train. Some of them are creating California System. Okay, hotshot, what's your next move? The next move is to go find some questions to submit. Those questions being, what is
cultural diversity trend. And something that's known and accepted in the resources world is considered a waste of money. Another question, what are the various types of cultural diversity trade often, especially in companies that might caliber they might set consulting? Third question, what is the impact of positive cultural diversity trade on companies? In other words, before you make a recommendation, you've got to have a relationship. Guess what? I got some good news for you. The experts have already answered all these questions. There are people who get paid to answer questions like those and to publish their results. All you need to do is wait for a the answers to each part of the published results are called the literature. And whenever you go and look for it, that's called a review or looking for it. OMG, a literature review. You've got to learn for your job. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages, that's right. And more vivid, you can do that with 5 steps. So here's the table. Literature is not something that stops professors and scientists because they like to literature. Literature is whatever you want to call a important way to gather background information before you find out. So after completing your research, you'll have a list that looks something like this. For the purposes of demonstration, we're showing only the first 3 columns of a much longer list. This list into 2 parts. 1, the citations by themselves. 2, the paragraphs containing information from the sources. The list of citations will look like this. The list of paragraphs will look like this. Save the list of references and use it as the last page of your literature review. We'll use the paragraphs as the body of your literature. Let's note 3 important things about these summary paragraphs. First, each paragraph at its beginning contains an in-text citation to its source. Because we're using APA style, the in-text citation consists of the author's last name plus the year of publication and parentheses. The author's last name is outside of the parentheses because the name is being used as a noun instead. Second, note that the sentences in the paragraph find a way to refer back to the source so that the reader knows the information is from the source and not your own thoughts. Some examples are the author's present and the article. Then there's repetition of the author's name. In the second paragraph, for so is repeated 4 times. Finally, notice that the year of publication only has to be repeated once per paragraph. Okay, congratulations on completing step 1. You've taken your basic research and produced 2 lists, a list of citations and a list of paragraphs. Now, your task in step 2 is to reorder the paragraphs. To do this, carefully reread them. As you do, find similarities and differences that will allow you to reorganize the paragraphs in a logical order based on the connection you find among them. During this step, keep in mind, there will be no one universally correct sequence. The best sequence is the one that you find and apply effectively. For example, in our first paragraph, the annotation says the authors studied storytelling as a way to increase communication
and a culturally diverse workplace. So, this source is presenting a strategy or a solution for a problem. Let's label it solution. Next is a 1996 article by Fine that calls cultural diversity in the U.S. workplace, quote, perhaps the most pressing challenge of our times. Obviously, we'll label this paragraph a description. What makes a really good movie or a really description of a problem? Next, for summary describes interviews with a West African man that were Hindu because the two men had different attitudes toward technology and communication. For summary underscores the need for flexibility and understanding, accepting how someone can be culturally different. So let's label this one problem plus need for understanding. So a clear pattern is starting to emerge. Sources that we're finding on this topic describe either the problem or solutions to the problem. Thus, to complete step 2, we will rearrange the summary according to this problem-solution pattern that we're seeing. Here are 7 of the summaries rearranged. Now, a real have far more sources in order to go. But in any case, we've imposed a clear organizational pattern on our summary. Our next step, step 3, you decide which summary should stand alone as a body paragraph and which could be combined. Your decision will be based on 2 factors. Factor 1, how closely related the summaries are. The closer their relationship, the more reason you have to combine them. Factor 2 is their length. Try to limit your body paragraphs to 10 to 14 lines. The Fine article can stand alone as a body paragraph because it offers an overview of the problem that dates back to the previous century. The next 3 sources each studied a different group of culturally diverse workers and concluded the same thing. But the 3 summaries together are too long for a single paragraph. So the first 2 can be grouped on the basis of geography. A man in West Africa and non-native workers in Australia, thus presenting a worldwide problem. The Sweeney and Zhu study brings us back to the US and is long enough and important enough to merit its own paragraph. All 3 studies, now combined into 2 paragraphs, are tied together by one theme. Mastery of language by itself is not enough. Preparedness to deal with cultural differences is also necessary. This need to be prepared provides a natural transition to the last 3 summaries that all discuss solution. So the body of this literature review will have 5 paragraphs. 1, the first body paragraph will set the stage by defining the problem. The second body paragraph will show that the problem is worldwide and requires preparing workers to deal with cultural differences in communication. The third body paragraph brings the problem home to the US and reinforces the need for workers to be sensitive to cultural differences. The fourth body paragraph presents 2 minor solutions to the problem. And the 5th body paragraph presents an overarching solution, diversity training, that can apply to virtually any organization. The order and combination of the paragraphs are set. And now we're ready for step 4, which is all about turning the summary paragraphs into real paragraphs by adding topic sentences and transitions. Here's an example of a plain summary paragraph as we wrote it down after research. Now, here's the same paragraph with a topic sentence and transition added. Let's compare it. The topic sentence, cultural diversity has long been recognized as a potential problem in the workplace. It introduces the topic that will be discussed by 3 biggest challenges people face when it comes to writing content. What to write, how to write, source that comes next. But a transition phrase, as far back as 1996, the final statement, links the topic sentence and the source together with the concept of time. When there's more than one source in a paragraph,
A new sentence or thought bridge must sometimes be added between them. For example, here are two summary paragraphs that we need to combine. मैम लिटिल बिट वॉइस इशू इज कमिंग कि बहुत सारे मैसेजेस आ गए, तो आई थिंक आप इसको ब्रीफ कर दें, दैट विल बी मोर गुड आई थिंक, because voice issue is there, and you can share this later on in the WhatsApp group, so they will have a look on that. In Yes. this mainly I want to see मतलब mainly जो मेरे को इसमें आपको कुछ points जो highlight करवाने थे कि if you want to read मतलब write या rewrite the any para, तो उसको आप 5 parts में distribute करें. पहली चीज citation जो सबसे ऊपर था, मैंने बोला था कि बंदे का name और ईयर वो उसके साइटेशंस को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, तो वो चीज आपको बार बार अपनी रिसर्च स्टडी में मेंशन करना है. यहाँ पर जो एक बात हो रही थी, एक आईटी कंपनी बेस, यूएस की आईटी कंपनी बेस में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर एक पर्सन को रखा गया और उससे उसके हायर अथॉरिटी ने उसको एक टास्क दिया कि क्या हमें कल्चरल डाइवर्सिटी पर किसी तरह की कोई ट्रेनिंग करानी चाहिए, ये कहीं एग्जिस्टिंग है क्या. तो उस बंदे के दिमाग में तुरंत फिर यही क्वेश्चंस आए कि मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं और कैसे करूं इसको और कहां से करूं. तो उसने लिटरली जो पुराने जो इस पर कल्चरल डाइवर्सिटी पर जो रिसर्चेस हुई थी उसको इसने हाईलाइट किया और बताया कि किस तरह से अलग अलग ऑथर्स द्वारा क्या क्या चीजें कही गई हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की. तो दिस इज दी अनदर वे कि जो रिपोर्ट है वो आपके रिसर्च पेपर में भी हो सकती है, वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं आपके डिसर्टेशन के रूप में भी आ सकती है, आपके टॉपिक को अच्छे से हाईलाइट करने में हेल्प कर सकती है. ये इस वीडियो में बताया है, बकायदा ये बताया है कि साइटेशन क्या है और रेफरेंस क्या है, जो पूरा डिटेल कहाँ पब्लिश हुआ, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक, टाइटल क्या है, ये पूरा डिटेल रेफरेंसिंग में और उस बंदे का नेम अगर आप अपनी स्टडी में यूज करते हैं तो उसके साइटेशन को इंक्रीज करने में वो हेल्प करता है. ये 2 बातें ध्यान रखनी है. आप चाहे इसे टेबुलेशन फॉर्म में लिख सकते हैं लिटरेचर रिव्यू को, चाहे तो आप इसको पैरा में लिख सकते हैं. तो उन्हीं टेबुलेशन फॉर्म को कंबाइन करके पैरा में लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती है, उस पर आप बहुत अच्छे से उसको रीराइट भी कर सकते हैं. नाउ दिस थिंग ऑल माय साइड. अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप सब पूछ सकते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? हेलो हेलो, क्या मैम सुन रही हूँ मैं? हाँ जी मैम, I'll just read out certain questions, just give me 2 minutes. Participants, if you have any questions, please ask in the question answer round, question answer chat box. So far, I think Deepti ma'am, There is a no. no, obviously for literature review directly questions will not come. Yeah. This is a process, and but the people are writing that very valuable information ma'am has given on literature review. So basically since from yesterday and I think from couple of weeks, if I say लगभग 1 वीक से ज्यादा हम लोगों ने लिटरेचर रिव्यू पर बात की है. फॉर्मेट से ज्यादा मैं जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनसे ये बोलूंगी कि आप रिव्यू की प्रक्रिया शुरू करें. फॉर्मेट तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा. एज आई ऑलवेज से कि थोड़ा सा बाउंड्रीज को आप रिलीज करें, क्योंकि अभी तक हम जब लिटरेचर में हम जब बात कर रहे हैं रिसर्च में, जैसा कि मैम ने भी कहा, हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है. फॉर्मेट हम बिल्कुल आपको दे देंगे. मैडम ने आपको एक टेबुलेटेड बात बताई है, उस टेबुलेटेड से आप उसको पैराग्राफिंग में लिखेंगे. हर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रिव्यू का राइटअप भी चेंज होता है, लेकिन जो नहीं चेंज होता वो होता है कि जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस की बात आपसे मैडम ने की, जो प्रोसेस की बात क्लास में मैंने आपसे की, जो प्रोसेस की बात कल वर्मा सर ने की, लगभग सारी चीजें मिलाकर अगर हम एक जिस्ट निकालते हैं तो जिस्ट ये है कि यू हैव टू
read a lot, and you have to read related to your area, your subject, and then your specific topic you are taking, you want to take for your research. And exactly जब आप project भी लिखते हैं, project proposals को भी बनाते हैं, तो भी आपको ये फोकस करना होता है कि आपका जो justification है वो literature review से निकले. So very nicely Dr. Deepti Maheshwari today explained to all of you. एक स्टूडेंट ने पूछा है मैडम फिर से कि साइटेशन का मतलब क्या है. तो सीएससी नहीं, एक्चुअली सताज जी, साइटेशन मतलब होता है, सीएससी इज नॉट दैट. साइटेशन एंड रेफरेंस, मैम ने आपको डिफरेंस बताया था. आई थिंक दीप्ति मैम उसको एक बार आप और रिपीट करिए. हाँ, एक्चुअली साइटेशन मीन्स कि आप रिव्यू में जितनी बार उस रिसर्चर का नेम हाईलाइट कर रहे हैं. इनिशियल लेवल पर आई टोल्ड 2 थिंग्स कि आप अगर चाहें पैरा में लिखें या फिर आप इसको टेबुलेशन फॉर्म में लिखें, बंदे का नेम और किस ईयर में वो डेटा पब्लिश हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन जरूर डालें, जिससे साइटेशन इंप्रूव. साइटेशन मतलब जिस बंदे ने लिखा है उसके साइटेशंस इंप्रूव होंगे और उसकी जो रेफरेंस है, मतलब कहाँ पर उसने पब्लिश किया है, कौन सी डेट पर किया है, कहाँ मतलब कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक है, ये डिटेल लास्ट में रेफरेंसेस में डालें. जितनी बार आप उसका नाम रिसर्चर के तौर पर या फिर उस बंदे का नाम आप हाईलाइट करेंगे, उतना ही ज्यादा उसके साइटेशन के इंडेक्स नंबर जो है वो इंप्रूव होंगे. साइट का मतलब आपने कहाँ से साइट किया है उस चीज को, उसी को हम साइटेशंस बोलते हैं. ओके, एक दीपक मिश्रा जी हैं, उन्होंने ये पूछा है कि अगर हमें शुरू में कोई लिटरेचर रिव्यू नहीं मिलता, इफ इनिशियली वी डू नॉट फाउंड सम लिटरेचर ड्यूरिंग रिव्यू related to a particular area, but later on we get it through some sources. Exactly. And can we consider the literature in our thesis directly? Yes, like it is a very simple thing to answer. Yes, because it depends on, आप शुरू में जब चीजें नहीं मिलेंगी आपको, तो धीरे धीरे आप उसको सर्च कर सकते हैं. एंड एक जो है, मुझे उनका अटेंडी का नाम नहीं पता, बट उनका लिखना है that if I go through 10 to 12 research papers, but I'm confused that how I will choose which paper I have to consider. Any answer on this, ma'am? Ma'am, which question? For an example, I go through 10 to 12 research papers. One scholar is asking, or one attendee is asking, I don't know the name, but I'm confused that how will I choose which paper I have to consider. This is depend upon your area. अगर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप है ना उसी अपने रिसर्च पेपर को उसमें कंसीडर करें. उसे आपके साइटेशंस के साथ साथ जो आपका ऑथर है या किसी ने कंबाइंड में लिखा है, क्योंकि एक ने यहाँ क्वेश्चन डाला है कि मैम अगर 2 और 3 मोर होंगे, तो ये भी मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट ऑथर होता है उसका साइटेशन का इंडेक्स ज्यादा होता है, सेकंड ऑथर का थोड़ा कम होता है, और लास्ट जो 3rd नंबर पे को ऑथर होता है उसका थोड़ा कम होता है. इट्स डिपेंड अपॉन दी जो साइटेशन कंपनी है वो उसको किस तरह से ले रही है. जैसे 5% फॉर फर्स्ट ऑथर होता है, तो सेकंड और थर्ड पर 3% और 2% का रह जाता है जिसमें उसको कंसीडर किया जाता है. तो जब भी आप कोई लिखें, अगर वो आप उसी, क्योंकि कोशिश यही करनी है आपको, जिस एरिया में आप जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं, उनको आप कोशिश करें अपने आगे वाले रिसर्च पेपर में कंसीडर करने के, जिससे उसके साइटेशंस कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगे. ओके, जैसा कि मैम और मैं दोनों ही साथ में आंसर दे रहे हैं. आपने जब ये बोला है सुनील जी कि सिलेक्ट एरिया, डेफिनेटली मैंने हमेशा क्लास में भी ये डिस्कस किया और मैम भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम रिसर्च में हम हमेशा कहते हैं कि वी गो लाइक अ फनल. तो आप पहले एरिया सिलेक्ट करते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर सिलेक्टिंग द एरिया ऑफ मटेरियल साइंस, और इफ यू आर सिलेक्टिंग द एरिया ऑफ financial inclusion, or maybe you are taking up an area of commerce in which you are talking about the demonetization. So that way, that is an area, but under that area what exactly topic you will be covering, उस topic तक पहुंचने के लिए आपको literature review करना होता है. तो surely जब तक आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आप उसके लिए सर्चिंग शुरू कैसे करेंगे. So area is very important thing, and definitely जब आपका इंटरव्यू होता है तब भी आपसे ये पूछा जाता है, just like marketing. तो जब आप एक स्पेसिफिक एरिया, जब आप पर्सनल इंटरव्यू में आते हैं तो भी आपसे ये पूछा जाता है, चाहे वो इंजीनियरिंग बेल्ट हो या लॉ हो या कॉमर्स या मैनेजमेंट, कि आपका एरिया क्या है, इन विच एरिया यू वांट टू वर्क ऑन. नोबडी विल आस्क यू दैट व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर वर्क और व्हाट इज द टॉपिक. सो इवेंचुअली यू रीच टू पता नहीं होगा तो तब तक आप रिव्यू कैसे करेंगे. इफ यू डोंट नो अबाउट योर डेस्टिनेशन, मुझे अपना एरिया नहीं पता कि मुझे इसमें जाना है, तो मैं सर्च क्या, लिटरेचर क्या सर्च करूंगी, कुछ भी मैं सर्च नहीं कर सकती. तो सबसे पहले
यू हैव टू क्लियर योर एरिया। मैंने अभी बोला कि आफ्टर द 2009 की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये स्पेसिफिक चीज है कि एंट्रेंस के बाद में जैसे ही आप कोर्स वर्क में एंट्री लेते हैं तो वहां पर गाइड भी जब आपसे इंटरेक्ट करता है या डीन्स में इंटरेक्ट करता है तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ स्टडी फील्ड क्या है जिसमें आप आगे उस पर काम कर सकें। तो सबसे पहले अपना एरिया क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे लिटरेचर रिव्यू में बढ़ना चाहते हैं। सॉरी मैम, मैं बीच में मैंने इंटरप्ट किया, उनका क्वेश्चन। नहीं, it's okay ma'am, no need to sorry, the researchers are always having an open age. So now I think have a time to pause it right now because the another meeting is also lined up. ने एक चीज पूछी है CAC साइटेशन। सर साइटेशन स्टाइल सब में अलग अलग होती है, ये मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया है। तो CAC की भी एक अलग स्टाइल है जिस पर आगे आपका एक लेक्चर होगा कि उसमें किस तरीके से लिखा जाता है। तो आई थिंक वो मे बी मैम विल बी Yes, definitely ऑन दैट, तो उसमें आपको नॉलेज मिलेगी। फाइन। सो डेफिनेटली मैम, जो आपने अभी कहा कि हाउ डू आई नो व्हाट काइंड ऑफ सोर्स आई एम यूजिंग, डेफिनेटली मैम ने आपको शुरू में ही बताया था कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, दो तरह के सोर्स आप यूज कर रहे हैं। तो जब आप उसको अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो दैट व्हिच सोर्स यू आर यूजिंग। See, the base is literature review, and in one day or in 2 days or in a session, and I think the time when you will do it, actually you will face a lot of practical difficulties. So that is why we have planned our workshops in a way that yesterday we had a session on project funding and opportunities. Today we had a session on how to the methods and the various different styles of literature review, wherein madam has focused on the primary and secondary sources. And definitely this has given you a lot of questions, and no need to jump onto the topic immediately. Please start reading it out. किसी एक ने ये भी लिखा है कि मैंने बहुत सारे पेपर निकालिए। जब मैडम ने आपको एक टेबल बताई है और मैंने भी आपको एक टेबल बताई है, तो बेसिकली जब हम एक रिसर्च पेपर की बात करते हैं, जब हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, थीसिस और उसकी बात बाद में आती है, तो डेफिनेटली आप उस पेपर में उसका उद्देश्य समझने की कोशिश करते हैं, उसका मेथोडोलॉजी उसने क्या यूज किया है और उसके आउटकम्स क्या हैं। तो जो भी पेपर आपने महेंद्र जी डाउनलोड किए, आप पहले उन पेपर्स में से ये निकालिए और रिव्यू आपको लिखना है। दैट इज व्हाट विल सेव यू द प्लेजरिज्म। जैसा कि अभी एक मैडम ने लिखा, प्लेजरिज्म तब नहीं होगा जब आप खुद से उसको लिखेंगे। अगर आप एज इट इज किसी और का रिव्यू लिख के बोल देंगे कि ये आपने लिखा है, तो इट इज लाइक राइटिंग अ समरी ऑफ अ रिसर्च पेपर or writing a summary of a thesis. So this is really a little bit critical task. And now I request all the scholars to please start with. Ma'am has already shared one I think video with this, and the tabulated form will be there with PPT. I have already shared one PPT. Maybe if not, then I will share, and ma'am will also share. So that tabulated form is there that I have also taken up in the class. So we will be sharing that with you in the group. Diti ma'am, can you just please share your presentation in the RNTU PhD 2020 group? So yesterday I shared the Word file. I hope आप सबको Word file मिल रही होगी। सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको जल्दी ही मिलेंगी, लेकिन वर्ड फाइल आपको कल ऑनलाइन रिसोर्सेज की मिल गई होगी। जिन्होंने भी कल अटेंड किया होगा और नहीं भी किया होगा तो भी वो टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा एक है बहुत रिसर्चर्स का मैडम, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है। तो दोनों में मैंने पैरेलली वो भेजा है। नाउ द पॉइंट इज दैट यू पीपल हैव टू स्टार्ट, एंड वंस यू स्टार्ट द जर्नी यू विल फेस लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो वी विल श्योरली कम अप विथ मोर वर्कशॉप्स, and we are coming up with one FDP, one STTP, that is short term training program on using technology in research in March. So that way you will be having more insights on literature review. This is just a beginning of your research. I extend thanks to Dr. Deepti Maheshwari, Dean Faculty of Commerce and Research Coordinator, and Chief Editor Shudayatan. And we have in-house journals Anusandhan and Shudayatan. So begin with, कई बार जो बिगनर्स हैं उन्हें ये लगता है कि हम कहाँ भेजें, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारे यहाँ आपकी हैंड होल्डिंग होगी। अगर इंजीनियरिंग में है तो अनुसंधान में आप लोग रिसर्च पेपर भेजिए। आई थिंक मार्च में उसका अभी वॉल्यूम ओपन होगा। दीप्ति मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओपन हो चुका है, और यू कैन सेंड योर पेपर्स आल्सो। yes, and Shudayatan B is also there, and I think we are in the pipeline of applying to have the UGC care list, to enroll our journal in UGC care list, and your quality will help us to go for that. So thanks to all the deans and HODs who are there in panel. Thanks to Dr. Sanjeev Gupta sir, and thanks to all the very you can say energetic researchers with us this time.
So I'm looking forward for good review and good research gaps from this. A lot, many things to come more. We have a lot of experts with us. Anil Kurchania sir is also there. He will also deliver session. Sanjeev Gupta sir will also give session on something. So long way to go. So be with us always and learn and then follow. Because if you learn and you will not follow, you'll forget. So please do learn and do follow the things. And if at between you have any problems, please post to me on WhatsApp. I will forward the query depending on wo kiske liye hai. So thank you to all. Thank you, ma'am. Thank you, Sanjeev sir. And I think we should close the meeting now. And as this week you already had a class, so we will be meeting on Saturday with my class on research design. Thank you. Thank you to all.